नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम देखने जा रहे हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के तौर पे जो सबसे अच्छी मैगज़ीन आती है जिसका नाम है, आप जानते हैं, PT 365। यह विज़न कोचिंग की तरफ से आती है और यह हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जो है इंडियन पॉलिटी के कुछ रूपों को देख लिया था। आज हम इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स की PT 365 का पहला वीडियो है जिसमें हम एग्रीकल्चर क्षेत्र को सबसे पहले देखेंगे। और हमने पहले स्किप इसलिए किया हुआ है कि एग्रीकल्चर से जो प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं PDF, इसको मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बताऊंगा और आप भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए देखते हैं कृषि से संबंधित क्या क्या करंट अफेयर बना था। पहला करंट अफेयर तो यही था कि अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, टोटल 7 योजनाओं को लेके आई हुई हैं और ये 7 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 7 योजनाओं को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा और अमाउंट मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, अमाउंट को छोड़ दीजिएगा कि 14,000 रुपये की 14,000 करोड़ की ये योजना है। इसमें 7 बेसिक योजनाएं ये हैं। सबसे पहला कि संधारणी बागवानी विकास है, कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण है, डिजिटल कृषि मिशन है, खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा है, संधारणी पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन है, कृषि शिक्षा प्रबंध और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना है और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंध भी है। ये 7 योजनाओं को आप ध्यान रखिए, पहली बात बस। और इसके सिवा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सबसे एक ये जो इम्पोर्टेंट है कि NSO ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उत्पाद के मूल्यवर्धन की सांख्यिकी एक रिपोर्ट निकाली। जो रिपोर्ट आप देखेंगे 2011-12 से लेकर 2023-24 तक के लिए है। और कौन निकाला है रिपोर्ट? NSO ने निकाला है और ये बताया है कि 2022-23 में, कब 2022-23 में जो कृषि का जो सकल मूल आवर्धन होता है यानी GVA होता है, उसका योगदान कितना रहा है। मतलब जो 2022 से 23 में जो हमारे GDP में GVA में जो कृषि का योगदान रहता है वह रहता है 18.2% रहता है। बस ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि फसल की हिस्सेदारी, मतलब किस फसल की कितनी हिस्सेदारी है वह यहाँ बताई गई है। जो फसलों की हिस्सेदारी पहले कितनी थी, 64.4% थी, जो घटकर कितनी हो गई है, 53.3%। यानी कि जो हिस्सेदारी थी 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में, वह हिस्सेदारी कितनी घट गई है, टोटल फसल में घट गई है। हाँ, और साथ ही साथ जब वानिकी में देखेंगे तो वानिकी में वृद्धि दर्ज की गई है। और साथ ही साथ पशु या पशु से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, पशु जैसे पशु हो गए, मछलियाँ हो गई, इन सब में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन फसल में कमी आई है। तो हो सकता है प्रश्न ऐसे कुछ बना कर भेजें कि अब तक फसलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, तो ये गलत है। फसलों में वृद्धि नहीं देखी जा रही, फसलों में गिरावट आ गई करीबन 8% की लगभग। वहीं वानिकी और पशुपालन और मत्स्य पालन में इसकी वृद्धि देखी गई है। बस इतना ही देखना है। और एक यहाँ पास ये अब एक है काव्यज परिघटना। एक इस परिघटना के बारे में हमें देखना है कि इस परिघटना को ऐसे समझिए कि मान लीजिए इस साल क्या हुआ कि प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा थी पूरे देश में, या मान लीजिए पूरे एक प्रदेश में प्याज का उत्पादन नहीं हुआ और कुछ स्पेशल स्थानों पर और कुछ स्पेशल किसानों ने उस साल प्याज का उत्पादन खूब किया था। उस समय मांग भी खूब तेज़ी से बढ़ी और खूब ज़्यादा उत्पादन भी हुआ। उत्पादन में सिर्फ कुछ लोगों ने किया तो मांग बढ़ी, उत्पादन कम था क्योंकि कुछ ही लोगों ने किया था, तो उन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो उनकी देखा देखी अगले साल पूरे प्रदेश के किसानों ने क्या किया, पूरे प्रदेश के किसानों ने वही प्याज का उत्पादन किया। अब जब वही प्याज को उन्होंने उत्पादन किया तो क्या हुआ, खूब ढेर सारा प्रोडक्शन हो गया। और जब प्रोडक्शन खूब ढेर सारा हो गया तो जो डिमांड थी वो डिक्रीज़ हो गई, और डिमांड डिक्रीज़ हो गई तो प्राइस भी डिक्रीज़ हो गया। तो इस घटना को पूरे में क्या कहते हैं, उसे काव्यज परिघटना कहते हैं, जिसमें किसी एक साल किसी एक फसल की
की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका उत्पादन बहुत कम होता है। तो जो बहुत कम होता है उसका लाभ किसानों को हो जाता है जिन्होंने किया था। लेकिन अगले साल उनको देखी क्या किया, पूरे देश के किसानों ने वही फसल उत्पादन की, उस फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और उससे क्या हुआ, कीमतें नीचे आ गई। जैसे कि महाराष्ट्र में मुझे याद आ रहा 2 साल पहले ये घटना हुई थी। महाराष्ट्र के किसी किसान ने टमाटर का उत्पादन किया था, अपने सिर्फ पूरे क्षेत्र में टमाटर का ही उत्पादन किया होता, किसी और चीज़ का उत्पादन नहीं किया था। और उस साल मतलब 2 साल पहले टमाटर के भाव करीबन 200, 250, 300 रुपये किलो तक, 400 रुपये किलो तक भी पहुंच गए थे। जब चीज़ें पहुंच गई थी इतनी ज़्यादा, तब उस किसान जो रातों रात वो करोड़पति बन गया था। हाँ, और अगले साल फिर क्या हुआ, लोगों को लगा कि अब की बार फिर टमाटर के दाम बढ़ेंगे। तो क्या हुआ, पूरे देश के किसानों ने टमाटर को उत्पादन कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि काव्यज परिघटना उत्पन्न हुई और टमाटर के भाव नीचे आ गए थे। यही चीज़ याद रखना है आपको। अब दूसरा टॉपिक आ रहा है, भारत में बागवानी क्षेत्र के बारे में आ रहा है। इसमें देखना क्या है, बागवानी क्षेत्र में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बागवानी का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, बागवानी में आएगा आपको फल आएंगे, सब्जियां आएंगे, फूल आएंगे, सजावटी पौधे आएंगे, उत्पाद आएंगे, प्रसंस्करण आएंगे, मार्केटिंग आएगी। ये सब कुछ आप देखेंगे, ये सब कुछ किस में आएगा, ये सब कुछ आपका भारत में बागवानी के अंतर्गत आ जाता है। बाकी तो और भी यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पूछेगा कि बागवानी में क्या क्या आता है, क्या मार्केटिंग बागवानी में आता है। हाँ, बागवानी में मार्केटिंग भी आ जाता है। बागवानी में आपको सजावटी पौधे भी आ जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ बता रहा है कि देश में कुल कृषि में 13.1% भाग बागवानी की होती है। अगर मान लीजिए कि देश में कृषि उत्पाद 100% है, तो उसमें से 13.1% भाग जो है वो बागवानी क्षेत्र से आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात इसमें और दिया हुआ है कि भारत में कुल बागवानी उत्पादन में फसल और सब्जियों का योगदान कितना है, 90% है। भारत में कुल बागवानी में, जैसे कि बागवानी में देख रहे हैं ना आपको, फल, सब्जी, सजावटी पौधे, मार्केटिंग, प्रसंस्करण, ये सब है। तो बागवानी में देखेंगे तो सिर्फ जो फल और सब्जी का हिस्सेदारी कितनी है, 90%। 90% यही ले रहे हैं, बाकी 10% में आप सजावटी फूल, प्रसंस्करण, उत्पाद, मार्केटिंग ये सब आ जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। और जीवीए में, कृषि उत्पादों के जीवीए में मार्केट जो बागवानी का क्षेत्र है वो 33% है। बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं याद रखना है और कुछ इतना इम्पोर्टेंट लग भी नहीं रहा है। बाकी आप कहेंगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या कहेंगे उसको, कि इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हुए हैं कि क्या चीज़ बड़ा है, क्या चीज़ घटा है। अब इसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने इसको पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक खुद से पढ़ेंगे नहीं, खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आप पढ़ लेंगे लेकिन एग्ज़ाम टाइम में वो याद नहीं रहेंगी। तो इसी के आगे हम ये देख लेते हैं क्या है कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति में आप देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती है उसमें भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम पे चीन है। कृषि उत्पाद में सबसे ज़्यादा भारत का स्थान दूसरा है, उसके बाद चीन आता है। फिर फलों के उत्पाद में, जब फल के उत्पाद में भारत में क्या क्या होता है सबसे ज़्यादा, केला होता है, आम होता है, पपीता। ये 3 चीज़ जो फसल उत्पादन में आते हैं, जो फसल में आते हैं, 3 प्रजाति विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती हैं। फिर निर्यात को देख लिया जाए तो निर्यात में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम निर्यात क्या करते हैं, सब्जियों का 14% और फलों का 23%। ये बात ध्यान रखिएगा कि निर्यात में देखेंगे तो सब्जियों का निर्यात में हम 13वें स्थान पर हैं। ठीक है, यानी कि हम जब सब्जी निर्यात करते हैं पूरे विश्व को, उसमें हम 13वें स्थान पे आते हैं। तो वहीं जब हम फलों का निर्यात करते हैं तो हम 23वें स्थान पर आते हैं। ये बात ध्यान रखनी है बस। अब बागवानी क्षेत्र संबंधित कुछ योजनाएं लाई गई हैं, ये सब हैं। एक ये देख लीजिए, ये सुरक्षा से आशय क्या है, पूछेगा सुरक्षा योजना क्या है, तो सुरक्षा का आशय क्या है ये देख लीजिए। सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्सेज एलोकेशन, नॉलेज एंड सर्विस, हॉर्टिकल्चर
इंटेलिजेंस, ये चीज़ जो है असेसमेंट्स जो है ये सुरक्षा का तात्पर्य है और सुरक्षा जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अब उसके बाद आ रहा है एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि KVK, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या खास दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इसमें सिर्फ 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप पढ़ लीजिए, मैं 3 बातें आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में है। दूसरा, स्वर्ण जयंती बनाई गई है अभी, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्वर्ण जयंती बनाई गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के कहने पर ये जो है किसान विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1973 में बस, और 74 से क्रियान्वित हो गई थी, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी तो ये देख सकते हैं 1974 में पहला KVK तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर और पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था बस, और ये जो आपका 100% वित्त पोषित है। अब आ रहा है नया टॉपिक, आ रहा है कि डिजिटल कृषि मिशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें बस एक मोटा मोटा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है कि एग्रीटेक क्या है, कैसे पहचान करनी, ये सब है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब है भारत में पशुधन क्षेत्र। अब देखिए ये है, सब कुछ है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट ब्रीफ बता देता हूँ उसमें क्या है कि भारत में पशुधन क्षेत्र के बारे में देख लेते क्या है। सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना, ठीक है, एक योजना लाई गई है, आप देख रहे हैं हेडिंग पे सबसे पहले तो। हाँ, कितने करोड़ की योजना है, ये 1702 करोड़ की योजना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति, मतलब कि भारत में जो पशुपालन की क्या क्या स्थिति है। विश्व में सबसे बड़ा पशुधन किसके पास है, वो भारत के पास है। भैंस का मांस उत्पादन करने में विश्व में हम प्रथम स्थान पर हैं। भैंस का जो मांस होता है उसको उत्पादन में हम जब निर्यात करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसमें भारत प्रथम स्थान पे। दूसरे नंबर पे जो मांस उत्पादन किया जाता है वो बकरे का किया जाता है या बकरी का किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, इसमें आपको मिलेगा ये सब दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, बाकी तो और लिखा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 70% से अधिक रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में इन्हीं क्षेत्रों से आता है, जो पशुधन से या कृषि से आता है, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाले व्यवसाय होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एग्रीटेक इसमें आया हुआ है, एक रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। श्वेत क्रांति देख लेते हैं एक बार। श्वेत क्रांति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अभी हाल ही में मनाई गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सहकारी मंत्रालय ने भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 के मानक को संरचना दी है, संचालन के लिए बोला है, क्योंकि श्वेत क्रांति किससे होती है, दूध उत्पादन से होती है। चलिए राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी, और इन्हें ही कहते हैं, आप देखेंगे, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में देख लेते, बस यही इंपॉर्टेंट कि श्वेत क्रांति 2.0 है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद को वर्तमान स्तर से 50% बढ़ाना है। संगठित बाजार की पहुंच से दूर क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समिति की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसमें 2029 तक डेयरी सहकारी समिति में दूध की खरीद को बढ़ाकर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक हो जाने के अनुमान है। कितना, 1000 लाख किलोग्राम दिन होनी है, बस इतना है। अब श्वेत क्रांति के बारे में देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के साथ शुरू की गई थी। यह एक डेयरी विकास, यह एक आवाज़ आ रही है आप लोग को, 1 मिनट देख लेते हैं।
एक मिनट रुकिएगा, बस देख लेते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। हाँ, अब ये दूध और इसका जो उद्देश्य था श्वेत क्रांति क्या था? श्वेत क्रांति का उद्देश्य था कि हम दूध में आत्मनिर्भर बने। जैसे हमने कृषि क्रांति लाई थी, वैसे हमने दूध क्रांति लाई थी और इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया था। उस कार्यक्रम का नाम था ऑपरेशन फ्लड था। कुछ लोग ऐसे कई बार लाखों बार ये प्रश्न आ चुका है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। लोग क्या बाढ़ ओढ़ को लगा देते हैं, तो कि गलत है। या दूध क्रांति से संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा दूध विकास कार्यक्रम है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध विकास कार्यक्रम है, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा किया गया था। उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हो सकता पूछ ले ऐसे ही फैक्ट में कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब किसी से अवसंरचना से संबंधित यहाँ पर देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें दी किसी अवसंरचना कोष के बारे में। ये एक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के लिए फंड तैयार किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसी अवसंरचना कोष के तहत वित्तीय पोषण की सुविधा वाले केंद्रीय क्षेत्र योजना को प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य इस योजना को और अधिक आकर्षित, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है। किसी अवसंरचना कोष के बारे में देख लेते हैं क्या है। इसके तहत फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्यता परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम में दीर्घ अवधि हेतु ऋण दिया जाता है। इस योजना पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाती है। ठीक है, अब इतना ही इसमें देखना था। अब आ रहा है एग्रीटेक। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? वो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। शिपिंग एग्रीकल्चर इन इमेजिंग इकोनॉमिक्स टुडे और टुमारो के नाम से एक रिपोर्ट आई। हो सकता है पूछ भी ले कि शिपिंग एग्रीकल्चर्स इन इमेजिंग इकोनॉमी टुडे एंड टुमारो रिपोर्ट किसने पेश की है? बहुत आराम से पूछ सकता है भाई। ये रिपोर्ट पेश की है आपका WEF ने यानी विश्व आर्थिक मंच ने की है। और है कि अन्य संबंधित तथ्य क्या है। यह रिपोर्ट WEF की AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन पहल का परिणाम है। यानी इस रिपोर्ट को किसके AI के माध्यम से भी जोड़कर लाया गया है। यही ये चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है? और इसमें कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, बस इतना ही था। ये कि ये रिपोर्ट किसने लाई, यही पूछेगा कि ये रिपोर्ट किसने लाई है। तो ये रिपोर्ट लाई है आपने WEF की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। अब है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस समय है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, और ये बहुत ज़्यादा चर्चे में इस समय भी है। आप जानते हैं देश के किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका ये मांग है कि इसको एक लीगल फॉर्म दे दिया जाए, इसको एक संवैधानिक रूप दे दिया जाए। MSP को एक संवैधानिक रूप दे दिया जाए, उनका ये कहना है। और अगर देश का किसान ऐसा कह रहा है तो मुझे लग रहा है सही है, दे देना चाहिए यार। अन्नदाता अगर उनके पास भी उनको लगेगा कि हाँ उत्पादन करेंगे तो हमको इतना, हमारी फसल को कुछ भी हो जाए हमें इतना पैसा तो मिलेगा ही। अरे देश इतना तो हर चीज़ में कर रहा है। अभी 7-8वां पे कमीशन लागू होने वाला, आप सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं। हाँ, आप लेकिन ये नहीं लीगल फॉर्म नहीं ला पा रहे हैं। अरे एक सुरक्षा उनको होनी चाहिए मुझे लगता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ कि इकोनॉमिक्स में इतना बर्डन है। अरे इकोनॉमिक में बर्डन तो हमेशा रहेगा यार, इकोनॉमिक्स में बर्डन तो हमेशा रहेगा।
जो इकोनॉमिक्स हैं वो कहते हैं नहीं देश का ये है, बंटाधार हो जाएगा, ये वो फलान ढेगाना। अब तुम्हारा 7वां 8वां पे कमीशन तुम लागू कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा कोई बंटाधार नहीं होगा। तुम इतनी योजनाएं चला रहे हो, उसमें पैसा खर्च कर रहे हो, उस पर कोई बंटाधार नहीं होगा। सोचने वाली बात है ना। अब यही है कि जिद का मुद्दा बना हुआ है। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स को, अब प्राइवेट प्लेयर को भी ले आइए, आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी ले आइए, ये भी रखिए, दोनों रखिए। किसान को जहाँ सही लगेगा, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ जाएगा। आप ऐसे कर दीजिए, प्राइवेट प्लेयर वाला भी एक गेम कर दीजिए और एक तरफ सरकारी वो भी बना दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए और बोल दीजिए अगर प्राइवेट ज़्यादा बोली लगा रहा है तो आप प्राइवेट के पास चले जाइए, अगर सरकारी ज़्यादा बोली लगा रहा है किसी फसल को लेकर तो आप सरकारी के पास चले जाइए। हाँ, उससे क्या रहेगा ना, तो एक मिनिमम जब वेजेस पता चल जाते हैं या मिनिमम पता चले सर किसान को इतना मिलना है, मुझे सरकार मुझे इतना देगी, प्राइवेट मुझसे ले या ना ले लेकिन सरकार मुझसे लेगी, तो जो प्राइवेट प्लेयर है तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हम जो है इनके फ्री का कोई सामान नहीं खरीद सकते या उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कर देना चाहिए। बाकी तो किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। वो तो कहेगा देश के सैलरी पर्सन को सैलरी क्यों देते हैं भाई, अगर हम 1 साल तक किसी पर्सन को सैलरी ना दे तो देश की इकॉनमी बूम हो जाएगी, देश में जो राजकोषीय घाटा है वो सही हो जाएगा। वो तो यही बोलेगा ना भाई, वो तो यही बोलेगा ही कि आप ऐसा करिए, किसी को सैलरी मत दीजिए, ये मत करिए, वो मत करिए और कुछ भी मत करिए, देखिए अपने आप बस टैक्स लगा के आप जनते से खूब ढेर सारा पैसा ले लीजिए और इकॉनमी जो आपका राजकोषीय घाटा है वो सही हो जाएगा, आप डेवलप्ड हो जाएंगे। जो इकोनॉमिस्ट होता है उसे यही बताता है पैसा बचा रहे ये कैसे, जीवन जीने के बारे में नहीं बताता है। वो ह्यूमन इंडेक्स पे काम नहीं करता है, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में काम नहीं करता है, वो काम करता है इकोनॉमिक्स इंडेक्स पर। और इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक सिद्धांत होता है, पैसा। पैसा आना चाहिए, कम से कम खर्चा होना चाहिए, न्यूनतम निवेश से अधिकतम उत्पादन और अधिकतम प्रॉफिट लाभ होना चाहिए। यही इकोनॉमिक्स होता है कि आप 2 रुपये लगा के 2 लाख करोड़ रुपए कमा लीजिए, यही इकोनॉमिक्स कहती है। वो बहुत अच्छा धंधा किया है। खैर ये सब तो बात की बात है। अब आ गया न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में क्या क्या है, बस थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखिए कि ये गारंटी के तौर पर है, कोई संवैधानिक पहलू तक इसमें नहीं आया है। और हाल ही में 5 फसलों में, गेहूं के साथ मिला के 5 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि अब रबी की कटाई के समय कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो आप जानते हैं गेहूँ जो है वो रबी की फसल में आता है और यहाँ पास कुछ अभी फसल आगे दिया हुआ है, उसमें बताएगा कौन कौन फसल क्या क्या है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कि खरीफ की 14 फसलें हैं, जिसमें आप देखेंगे धान, ज्वार, बाजरा, मक्किया, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड और कपास। रबी की टोटल 6 फसलें हैं, जिसमें देखेंगे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और कुसुम है। वाणिज्यिक फसल 2 हैं, जूट और खोपरा है। बात ध्यान रखिएगा। तोरिया और छिल रहित नारियल के लिए एमएसपी क्रमशः रेपसीड और सरसों तथा खोरपर की एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है। ये थोड़ा हॉट टॉपिक था इसलिए मैंने इसको बता दिया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कृषि लागत मतलब इस एक समिति बनती है, कृषि लागत और मूल्य संवर्धन आयोग सूचीबद्ध फसलों के लिए एमएसपी यानी किन किन पर जो 22 फसलें हैं उनके लिए एमएसपी कौन तय करेगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग का एक सूचीबद्ध तैयार करेगा। ठीक है, सिफारिश करेगा आर्थिक मंत्रालय से, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा और इस समिति की जो सिफारिशें मानना कोई बाध्यकारी नहीं है मंत्रिमंडल के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि निर्यात क्षेत्र देख लेते हैं। भारत का कृषि निर्यात क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बता रहा है भारत में कृषि निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8% की गिरावट दर्ज की गई, ऊपर भी हम लोग ने देखा था। यह भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र 2018 के तहत 2022 तक $60 बिलियन की महत्वाकांक्षी निर्यात योजना की प्राप्ति में कमी है। अब है निर्यात नीति के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र देख लेते हैं। 2023-24 में कृषि निर्यात और आयात
में गिरावट दर्ज की गई है। कुल निर्यात में चावल का हिस्सेदारी 21% है। उसके बाद समुद्री उत्पाद आते हैं 15% में और मसाले 9% में आते हैं। आयात की गई वस्तु सबसे ज़्यादा कहाँ से हम आयात करते हैं? वनस्पति तेल का करते हैं, दालों का करते हैं और सब्जी का उत्पादन करते हैं। ठीक है। WTO की व्यापारिक सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2022 में भारत में कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः 2.4% से 1.9% हो गई है। विश्व में कृषि निर्यात देशों की सूची में भारत का 9वां स्थान है। जो हम विश्व में कृषि चीज़ों का निर्यात करते हैं उसमें भारत 9वें स्थान पर है। एक नीति बनी थी 2018 में, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अब है सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। सहकारी समिति प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति ने शुरू किया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में देख लेते हैं। संबंधित मंत्रालय कौन है? सहकारी मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य पैक्सा के स्तर पर विश्व स्तरीय भंडारण सुविधा स्थापित करना है। साथ ही साथ इसके उद्देश्य से अन्य कृषि अवसंरचना जैसे कि गोदाम, स्टॉक हायरिंग, सर्किट, प्रसंस्करण यूनिट आदि की स्थापना करना है। पैक्स से होने वाले लाभ क्या है? पैक्स गोदाम भंडारण साथ ही साथ सुविधा के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ भी देता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के बारे में दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं इसमें कितना है। मिलेट, अब है सीड, दलहन, जूट, नाबार्ड, पैक्सा वही जो हम पढ़ रहे थे अभी, ये थोड़ा लंबा है अभी। हाँ, इसको हम नेक्स्ट 2 वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।